प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का सामान्य पेपर अधिगम हेतु आकलन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे जो इकाई है फर्स्ट आकलन की अवधारणा की सामान्य व्याख्या। उस इकाई आकलन की अवधारणा की सामान्य व्याख्या के अंदर हमने बहुत कुछ प्रकरणों के बारे में, टॉपिक के बारे में पढ़ा है कि अधिगम के लिए आकलन के उद्देश्य, अर्थ सब पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था अधिगम के आकलन का अर्थ पढ़ा, विशेषता पढ़ी, महत्व पढ़े। उसी टॉपिक को आज हम पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अधिगम के आकलन के उद्देश्य और आवश्यकता और महत्व हमने कल ही पिछले टॉपिक पढ़ा था। उसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए उसी टॉपिक को आगे बढ़ा तो आगे बढ़ेंगे। सतत आकलन का क्षेत्र, सतत यानी स्कोप ऑफ कंटिन्यूअस असेसमेंट, मतलब सतत आकलन का क्षेत्र किस प्रकार का है, कैसा है, किन किन अनुभवों, किन किन परीक्षणों के माध्यम से ये किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे सतत आकलन का क्षेत्र पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या है सतत आकलन का क्षेत्र। सतत आकलन का क्षेत्र आज का हमारा टॉपिक सतत आकलन क्षेत्र। इसकी अगर आकलन का क्षेत्र में अगर भूमिका अगर देखी जाए, पढ़ी जाए, तो उसमें बताया गया है कि सतत आकलन के अनुसार या सतत आकलन के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य, जो भी शिक्षण के उद्देश्य हमारे उद्देश्य कितने हैं? 6। कौन से? ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिवृद्धि और अभिरुचि। इन सतत आकलन के माध्यम से 6 प्रकार के कौशलों के बारे में, उद्देश्य के बारे में संपूर्ण जानकारी विद्यार्थी को होनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही उस विद्यार्थी के अंदर सभी प्रकार के उद्देश्यों का निर्माण करता है, जिससे बालक सभी प्रकार के उद्देश्यों को अपने मन, मस्तिष्क, शारीरिक क्षमता और योग्यता के अनुसार उसको ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के बाद में सीखने के अनुभव, उस उद्देश्यों को ग्रहण करने के बाद सीखने के अनुभवों, उसने क्या सीखा, कितना सीखा, उन सभी की राय देना उसके एक करी होती है। तथा परीक्षणों का घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जाता है। मतलब परीक्षण मतलब जो हमने उद्देश्य प्राप्त किए, 6 उद्देश्य, उन उद्देश्यों के आधार पर विद्यार्थी एक उस पाठ्यक्रम के अनुसार, उस विषय के अनुसार एक परीक्षण देता है, टेस्ट देता है। वो टेस्ट के अंदर सभी प्रकार के जो कौशल है, उद्देश्य है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक उसका प्रश्न पत्र तैयार करता है विषय संबंधित। उससे देखा जाता है कि उस विद्यार्थी का उस विषय वस्तु ने उस पाठ्य वस्तु से कितना संबंध है, ये सब जानने के लिए परीक्षण टेस्ट लिया जाता है। विद्यार्थी उस टेस्ट के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सतत आकलन में शिक्षण तथा परीक्षण दोनों ही क्रिया शासक होती है। कौन सी? सतत आकलन और शिक्षण की परीक्षण दोनों ही क्रिया साथ होती है। जीवन के अंदर अभिवृद्धि और विकास दोनों ही साथ चलता है। अभिवृद्धि क्या होती है? विकास, अभिवृद्धि धीरे धीरे और विकास तीव्र गति से होता चलता है। वृद्धि होना, विकास का अंत नहीं होता है, विकास का अंत नहीं है। विकास बालक के अंदर किसी न किसी रूप में विकास होता है, चाहे वो पढ़ने में होता है, बोलने में होता है, लिखने में होता है, खेलने में होता है। विकास का अंत नहीं है। तो चलती है जिसमें मूल्यांकन एक साथ और व्यापक क्रिया बनी जाती है। मतलब मूल्यांकन जो होता है वो परीक्षण और आकलन दोनों ही साथ में चलता है, जिससे एक साथ व्यापक क्रिया मानी जाती है। मतलब ये सतत जो आकलन है, ये वास्तव में इतना बड़ा क्षेत्र है जिसके बारे में कहा नहीं जाता। सतत मतलब होता है कंटिन्यू निरंतर चलने वाले जो मूल्यांकन होता है, वो एक सीमित वातावरण सीमित होता है, चारों तरफ फैला हुआ। हमारा घर से लेकर विद्यालय तक, विद्यालय के महाविद्यालय तक, हमारे आसपास के वातावरण के अनुसार जो लोग हमारे संपर्क में, वो हमारा किसी न किसी तौर पर हमारा मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे अब इधर भूमिका पढ़ेंगे सतत आकलन के अंतर्गत विद्यार्थी संबंधित पक्ष। सतत आकलन के अंतर्गत सतत आकलन
आकलन के अंतर्गत विद्यार्थी के व्यक्तित्व संबंधित पक्ष, व्यक्तित्व संबंधित पक्ष पढ़ेंगे। ठीक है कि सतर आकलन के अंतर्गत विद्यार्थी के व्यक्तित्व संबंधित और व्यक्तित्व संबंधित मतलब इसका देखा है कि विद्यार्थी के व्यक्ति संबंधित कौन कौन से ऐसे नियम है जिसके बारे में देखा जाता है। ठीक है, तो पहला आता है छात्र की अभिवृद्धि। छात्र की अभिवृद्धि तो हम पढ़ रहे हैं कि सतत आकलन के अंतर्गत विद्यार्थी के व्यक्ति संबंधी कौन कौन से पक्ष होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला आता है छात्र की अभिरुचि। कौन सा आता है? पहला है हमारा या विद्यार्थी की या छात्र की विद्यार्थी और छात्र की अभिरुचि। विद्यार्थी छात्र की अभिरुचि, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि विद्यार्थी और छात्र मतलब विद्यार्थी समझो कि विद्यार्थी की अभिरुचि किस प्रकार की होनी चाहिए, विषय वस्तु कि उसकी उस बालक का या उस विद्यार्थी के अंतर्गत किस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए और किस प्रकार की बातों से वो विषय वस्तु को अपना रुचि विषय बनाता है। कहते हैं कि हम 10th जब पढ़ते हैं तो 10th के बाद हम जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रवेश करते हैं तो हमारा 10th के बाद एक विषय का चयन होता है। उस चयन में देखा जाता है कि विद्यार्थी की एबिलिटी किस विषय के प्रति अच्छी है और उन विषयों के अनुसार उस विषय को क्या होता है चयन करते हैं। हमारे 3 विषय बहुत ऐसा होता है जो जीवन के अंदर हमारे जीवन से संबंधित जुड़े हुए रहते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी हम पढ़ते हैं उसके अनुसार। तो पिछली कक्षा में हम अच्छे प्राप्त करके उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में आता है, अगली कक्षा में वो आता है, वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। ये भविष्यवाणी सदैव हमेशा के लिए विश्वसनीय होता है क्योंकि वो एक ऐसा स्तर था कि वहां उसने हमेशा अच्छी पढ़ेगी। हो सकता है वो आगे वो फर्स्ट डिवीजन आया हो और वो 9वीं के अंदर हमारे पहले से लेकर 12 तक क्लास जो होती है उसमें सबसे जो हार्ड क्लास होती है वो कक्षा 9th तक। अगर वो बच्चा 8वीं से पास होकर 9th में आया और वहाँ उसने 8वीं में अच्छा लाया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो 9वीं के अंदर भी अंक अच्छा लाए। ये बात विश्वसनीय नहीं कि कुछ विषय ऐसा होता है जो टफ होता है। वहाँ बच्चा हमेशा अपनी रुचि के अनुसार रुचि सोचता है कि मैं तो पढ़ लूंगा, मेरा होशियार नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें मनन चिंतन करना चाहिए, उसी के अनुसार हमें व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थी की रुचि 8वीं कक्षा का स्तर बहुत अच्छा था और 9th के अंदर उसका स्तर से ऊंचा हो गया। ऊंचा होने के कारण वह बालक अपने रुचि के अनुसार अंक अच्छा लाता है और जिसकी रुचि नहीं है वह अंक कम लाता है। अब आज समझना पड़ता है विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि। हो जाता है विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि। सेकंड नंबर जो पॉइंट है वो विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि मतलब क्या होता है कि उस विद्यार्थी ने उस विषय वस्तु के अंदर कितना शिक्षण प्राप्त किया, सिद्धांत ज्ञान कितना प्राप्त। विद्यार्थी परीक्षाओं के परिणाम की क्रिया प्रमुख होती है। विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि मतलब क्या कहा जाता है कि विद्यार्थी के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है वो उसका होता है परीक्षा। और परीक्षा के माध्यम से बालक अभी तक कितना ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कितना कर लिया है, उन सभी की उपलब्धि का पता लगा जाता है। इसके आधार पर इस सतत आकलन के आधार पर सतत आकलन ऐसा होता है विद्यार्थी को कभी भी अपनी कमजोरी अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए। हमने कहाँ तक अपना लेवल प्राप्त किया, उस लेवल के अनुसार हमारा स्तर होना चाहिए कि हमने अपना शिक्षण जो है वो परीक्षा के माध्यम से, जैसे हम आरपीएससी का एग्जाम में चाहते हैं, वहाँ आरपीएससी एग्जाम में हमने पेपर अच्छा किया, हमारा अनुसार वो अच्छा है। हमने सब प्रकार
प्रकार के प्रश्न पत्र को हल कर दिया, मगर आरपीसी जो आंसर होता है वो बिल्कुल अलग होता है, अलग 50% 80% तो एकदम सही होता है, 20% थोड़ा मिसप्रिंट होता है, मतलब होगा कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं, 20% के अंदर क्या होता है, फेल हो जाता है। तो छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि का पता कब पता है, परीक्षा के परिणामों के माध्यम से ही मालूम पड़ता है कि बालक ने उस पाठ्यक्रम के अंदर उसने कितने स्तर तक उसने पाठ्यक्रम को पूरा किया है, इस सभी के बारे में जानकारी मिलती है। थर्ड नंबर जो आता है विद्यार्थी की त्रुटियां, कौन सा है थर्ड नंबर पे है विद्यार्थी की त्रुटियां, त्रुटियां मतलब गलती, विद्यार्थी की गलतियां मतलब त्रुटियां होता है कि इस सतत आकलन के माध्यम से विद्यार्थी के इस पाठ की जांच की जाती है, जांच की जाती है कि वो गलत त्रुटियां क्यों कर रहा है, गलतियां बार बार फेल क्यों कर रहा है, मतलब बार बार उस शिक्षण के अंतर्गत उस क्लास में वो बार बार फेल होने का कारण क्या है, हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इन त्रुटियों को निरीक्षण करके नहीं, उसका पता लगाकर उसका सॉल्यूशन निकाल कर उसको समस्या बनने, अब कोई बार तो फेल नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसे बालक जो त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, उनको समझाना चाहिए, उसके प्रति हमें सकारात्मक सोच के साथ उसको नया टॉपिक, नया अब की बार पास हो जाए, हमें उसकी जो समस्या है वो फेल होने वाले उसके कारण को जानिए, उसका रीजन समझिए कि वो बालक क्यों फेल हो रहा है। तो बालक जब हम बालक की एक अध्यापक इस बालक की इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर लेता है, तो बालक कहीं फेल होगा नहीं है, वो कभी गलतियां करने वाला नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी गलती एक बार हमने पकड़ लिया तो वो दूसरी बार गलती करने वाला नहीं है। फोर्थ पढ़ते हैं विद्यार्थी की विशिष्ट योग्यता, फोर्थ नंबर है विद्यार्थी की विशिष्ट योग्यता, विद्यार्थी की विशिष्ट योग्यता। चौथा पॉइंट है हमारे विद्यार्थी की विशिष्ट योग्यता मतलब होता है कि सतत आकलन के बाद व्यक्ति में कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यता होती है। जैसे सतत आकलन के बाद विद्यार्थी में व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ होता है, परिवर्तन होता है कि मैंने इस अध्यापक के द्वारा आज मैंने बीएड के अंदर या जो भी पढ़ा हमने बहुत अच्छा पढ़ा, कि जीवन के अंदर हमेशा गुरु होना बहुत जरूरी है, और गुरु के बिना जब छात्र उस गुरु के शिक्षण को प्राप्त करता है तो उसमें कोई ना कोई क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसमें ऐसा में एक ऐसा चेंज होता है कि वो बालक जैसे विज्ञान में पढ़ रहा है और 10वीं उसकी विज्ञान बहुत अच्छी नहीं थी, उसने 11वीं में अच्छी विज्ञान मतलब विज्ञान विषय चुना, तो विज्ञान उसकी उस 10th से उस 11th के अंदर बहुत अच्छी हुई, क्योंकि उस विज्ञान के प्रति क्या उसको रुचि थी। तो उसमें क्या विशिष्ट योग्यता का विकास, गणित योग्यता है, संगीत योग्यता है, वैज्ञानिक योग्यता है, इन सभी योग्यताओं के माध्यम से बालक के अंदर कोई न कोई परिवर्तन होता है, विशिष्ट योग्यता का प्रमाण दिया जाता है, किस माध्यम से, इस सतत आकलन के माध्यम से। और पांचवा पढ़ते हैं छात्र की सृजनात्मकता या विद्यार्थी की सृजनात्मकता। विद्यार्थी की सृजनात्मकता, विद्यार्थी की सृजनात्मकता मतलब क्या होता है कि सतत आकलन के लिए वर्तमान समय में सृजनात्मक महत्व बढ़ रहा है, मतलब वर्तमान समय में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली, किस प्रकार के शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। देखिए आज वर्तमान समय के अंदर हम पढ़ते हैं वर्तमान समय के अंदर ये महत्व दिया जाता है कि हमें क्लास स्कूलों और महाविद्यालयों के माध्यम से हम दिल्ली जाके वहाँ शिक्षा नहीं प्राप्त करना, हमें एक ऑनलाइन शिक्षा जो माध्यम बनाया गया है राज्य सरकार के अनुसार, हमें इस शिक्षा के प्रति हमेशा हमें रहना है, सजग रहना है, सतत रहना है। इस प्रकार की शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है कि हम घर बैठे ही अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण कर सकें। तो सतत आकलन के माध्यम से देखा जाता है कि बैठे बैठे घर बैठे बैठे विद्यार्थी आज ऑनलाइन एग्जाम देना, ऑनलाइन शिक्षण को प्राप्त करना, ऑनलाइन के द्वारा ट्रांजेक्शन लेना या प्राप्त करना, मतलब विद्यार्थी की वर्तमान समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के अंदर हमेशा
इस प्रकार के वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के शिक्षण कार्य को प्राप्त करना चाहिए। वो एक सृजनात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। और ये सतत मूल्यांकन ये होता है कि बालक को समय समय पर अपना खुद का और स्वयं का, अध्यापक भी विद्यार्थी का और स्वयं का भी एक सतत मूल्यांकन। मैंने जो पढ़ा है इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मुझे कहाँ तक समझ में आया है और मैंने किस हद तक इसको प्राप्त किया है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज इस टॉपिक को यहाँ तक समझ करेंगे ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। आज हमारे शिक्षण बिंदु जो है कि सतत आकलन के अंतर्गत विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इन 5 टॉपिकों के माध्यम से विद्यार्थी की अभिरुचि होनी चाहिए, या विद्यार्थी की शैक्षिक रुचि कहाँ तक प्राप्त हुई है, ये विद्यार्थी में किस तरह की गलतियाँ कर रहा है, ये विद्यार्थी तक कौन कौन से विषय पढ़ने चाहिए, और विद्यार्थी के सृजनात्मक वर्तमान समय को ध्यान में दो विद्यार्थी की कौन सी क्रिया के प्रति हमेशा सचेत रहता है, परिचित रहता है, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हम कल वीडियो के साथ, प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो इतना ही। हम कल और नया टॉपिक है, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम और शिक्षण बिंदुओं को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो व्याख्यान के नीचे यदि प्रथम जो विषय आपका सेलेक्ट है अधिगम है तो आकलन, इस वीडियो व्याख्यान के नीचे जाकर आप अपना नाम, पिता का नाम और हाजिरा लिखकर आप अपना उपस्थिति दर्ज कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।